प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के भाषाई विकास हेतु शिक्षा शास्त्र यानी हिंदी शिक्षा शास्त्र के मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका है। यानी अगर हम भाषा सीखते हैं, भाषा का अधिगम करते हैं तो उस पे व्याकरण की क्या भूमिका है, यानी व्याकरण का क्या महत्व है भाषा सीखने में। आज हम इस विषय को पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम सब्जी बनाते हैं तो उस सब्जी में नमक की क्या भूमिका है, मसाले की क्या भूमिका है ना। आज इसी तरह हिंदी भाषा में व्याकरण की क्या भूमिका है, हमको आज इस टॉपिक में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें प्यारे साथियों की भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है, तो यहाँ पे हम देखें कि व्याकरण वह शास्त्र है। व्याकरण कैसा शास्त्र? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना अनुगामिनी है। यानी भाषा या शिक्षण में व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है हिंदी भाषा सीखने या किसी भी भाषा, चाहे संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, तो भाषा सीखने में भाषा रूपी तलवार, उदाहरण की बात करें कि भाषा रूपी तलवार को जो है तो तेजी प्रदान करता है। यानी अगर कोई भाषा है, अगर उस भाषा को क्या शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना, यानी उस भाषा को हम शुद्ध पढ़ सकते हैं और शुद्ध लिख सकते हैं, लेकिन यह हम तभी कर सकते हैं जब हमें भाषा का ज्ञान होगा। जैसे अगर हमें यहाँ पे लिखना है रावण, तो यहाँ पे हमने रावण लिख दिया, तो हमें चूंकि इसका व्याकरण हमें मालूम है कि यह संज्ञा है, सर्वनाम है, किस शब्द को कब लिखना है, किस शब्द को किसके बाद लिखना है। अगर हम इसी रावण को पहले वह लिख दिए फिर या, तो क्या ये हो जाएगा रावण? ये रावण नहीं होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे व्याकरण का हम गलत प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमें व्याकरण की ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा लिखेंगे तो व्याकरण का ज्ञान है। तो व्याकरण का मतलब है, यहाँ पे सीधी सी बात है स्पष्ट शब्दों में, कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध पढ़ सकते हैं और लिख भी सीख सकते हैं। यानी हम सीख सकते हैं भाषा। व्याकरण क्या? भाषा जो है तो भाषा में व्याकरण एक अनुगामिनी का यानी एक मार्गदर्शन का काम करता है। ठीक है, यानी व्याकरण कैसे मार्गदर्शन का काम करता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा व्याकरण वह शास्त्र, अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि शास्त्र है वह व्याकरण, तो क्या यहाँ पे भाषा का उचित संयोजन है, क्रमबद्धता है? नहीं है। लेकिन यह व्याकरण का ही महत्व है कि ये पूरा भाषा जो है तो एक क्रमबद्धता में समाया हुआ है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। पतंजलि ने क्या कहा? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि व्याकरण शब्दानुशासन है। व्याकरण क्या है? व्याकरण शब्द का अनुशासन है। जिस प्रकार हमें भी अनुशासन की आवश्यकता होती है, हमें मान सम्मान लोगों के प्रति कि कब किसका मान करना, किसका सम्मान करना, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, तो इसी प्रकार व्याकरण भी क्या है? शब्दों का अनुशासन है कि किस शब्द को कब लाना है, किस शब्द में क्या प्रयोग होगा, कौन सी संज्ञा है, कौन सी सर्वनाम है, कौन सी क्रिया है, कौन सी विशेषण है ना, कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है। ये सब किसके माध्यम से हमें पता चलेगा? व्याकरण के माध्यम से। और इन सब का प्रयोग हम कब कर सकते हैं? जब हमें व्याकरण का ज्ञान होगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। पहले भाषा का विकास होता तब उसका व्याकरण बनता है। तो सीधी सी बात है कि कोई भाषा बनी होगी, चाहे वह संस्कृत भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, कोई भी विश्व की भाषा हो, अगर वह भाषा बनी है तो उसका व्याकरण भी बना हुआ है, क्योंकि बिना व्याकरण के भाषा का कोई मोल महत्व नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं भाषा शिक्षण में व्याकरण का होना अनिवार्य है। यानी अगर हमें कोई भाषा सीखनी है
तो हमें उसके व्याकरण का शिक्षण होना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर करें, अगर हमें अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी सीखने के लिए हमें पहले उसके जो है तो हमें अल्फ़ाबेट वगैरह सीखने होंगे। अगर हमें हिंदी भाषा सीखनी है तो हिंदी भाषा के लिए पहले हमें वर्णों की जानकारी होगी। वर्ण के बाद संज्ञा, सर्वनाम, जाति, वाचक, क्रिया, है ना, कारक, कर्ता, ये सब हमें जानकारी होगी, तभी हम भाषा का एक शुद्ध रूप बना सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं वर्ण जो है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई। प्रश्न में पूछ लेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण के सार्थक प्रयोग से ही शब्द, शब्द के से पद, पदों से वाक्यांश और वाक्यांशों से क्या बनता है, वाक्य बनता है। यानी पहले क्या होता है, वर्ण, वर्ण जो है तो सबसे छोटी इकाई है। जब हम वर्ण, जैसे ये हमारा एक वर्ण है, ठीक है, वर्ण के प्रयोग से शब्द बनते हैं। जब हम एक और वर्ण इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यह राम हो जाएगा, यह एक शब्द बन गया। शब्द के बाद क्या है कि राम जाता है, तो जैसे ही हम इसमें जाता जोड़ दिए है तो वह क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा, है ना। पद होने के बाद क्या, वाक्यांश बनाने के, राम बाजार जाता है सब्जी खरीदने के लिए, तो यह एक वाक्यांश हो गया और इसी वाक्यांश को हम वाक्य बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों कि व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, यानी हमें व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, हमें बच्चों को व्याकरण क्यों पढ़ाना चाहिए, क्या इसके उद्देश्य हैं। आज हम इस टॉपिक में जो है तो इन उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है प्यारे साथियों, व्याकरण शुद्ध भाषा के प्रयोग के प्रति क्या पैदा करता है, लगाव और रुचि पैदा करता है। यानी जो व्याकरण होती है वह हमें भाषा सीखने के प्रति क्या पैदा करती है, हमारे मन में लगाव, उस कार्य को प्रति, यानी भाषा सीखने के प्रति हमारे मन में रुचि पैदा होती है। यानी जैसे हम भाषा सीख रहे हैं हिंदी, अगर हमें व्याकरण की जानकारी होगी तो हम उस भाषा का कब और कैसे तथा किस परिस्थिति में किस भाषा का प्रयोग करेंगे, किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, किन वाक्यों का प्रयोग करेंगे, यह हमें कौन बताएगा, यह हमें व्याकरण बताएगा। जब हमें व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, व्याकरण की पूरा ज्ञान हो जाएगा, तो हमें किस भाषा का किस परिस्थिति में प्रयोग करना है यह हम भली भांति सीख सकते हैं और अपनी भाषा को जो है तो और अधिक मजबूत बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं तो हमें ये पता है कि हमें अगर कोई व्यक्ति कहीं जाने के लिए हमें उससे प्रश्नवाचक पूछना चाहिए कि भैया हम कहाँ जाएंगे, तो इस प्रकार जो है तो हम भाषा का सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से क्या है कि हम अभी भाषा को सीखने में लगाव और रुचि का भी पैदा कर सकते हैं। यानी जब हमारे अंदर रुचि होगी और तो हम भाषा बहुत ही अच्छे ढंग से सीखेंगे। इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, रुचि की आवश्यकता होगी और हमें रुचि पैदा होगी। ठीक है, यह भाषा के गुण दोषों की परख करने में योग्य है। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण का एक मुख्य उद्देश्य यह भी होता है कि यह भाषा की दोष एवं गुण दोनों को परखता है। यानी कौन सी भाषा में क्या दोष है, कौन सी भाषा में क्या गुण है, यह कौन परख करता है, व्याकरण करता है। जैसे मान लीजिए राम बाजार गया, ठीक है, यह एक शुद्ध वाक्य है। राम सब्जी लेने बाजार गया, है ना, तो यह एक शुद्ध वाक्य है। लेकिन अगर इसी की जगह हम बोले कि सब्जी में बाजार राम गया, तो यह क्या है, यह एक अशुद्ध वाक्य है ना, इसके दोष हैं। तो यह कौन परख करेगा, व्याकरण। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम जो है तो शुद्ध और अशुद्ध भाषा में भी भेद कर सकते हैं, है ना। शुद्ध भाषा हो गया राम बाजार गया सब्जी लेने के लिए, और यहीं पे अशुद्ध वाक्य हो जाएगा सब्जी में बाजार राम ले गया, तो यह एक अशुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर देखते हैं कि ध्वनियों, उनके उच्चारण एवं प्रयोग के नियम में पारंगत करता है। कौन करता है, व्याकरण। अगर हमें व्याकरण का स्पष्ट ज्ञान है तो हम क्या कर सकते हैं, ध्वनियों का सही उच्चारण कर सकते हैं, उन ध्वनियों का सही प्रयोग कर सकते हैं, उनके नियमों का पालन कर सकते हैं और परंपरागत कर सकते हैं। यानी
व्याकरण के महत्व से। व्याकरण का अगर ज्ञान होगा तो हम भाषा का सही और उचित और सरल रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ध्वनि क्या हो गई यहाँ पे, धनंजय। ठीक है, यहाँ पे धनंजय, तो हमें व्याकरण का ज्ञान होगा तभी हम इसको धनंजय बोलेंगे। अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, धनजय। तो इस प्रकार जो है, तो अगर यह व्याकरण का ही महत्व है कि हम एक बिंदी को भी स्पष्ट अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार में आने वाले प्रत्येक बिंदु को सही सिखाया जाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग में भी महारत हासिल करने में मदद करता। कौन मदद करता है, व्याकरण। चलिए इसको समझते हैं। जैसे वर्ण विचार क्या है, हमें किन वर्णों को कब और कैसे प्रयोग करना है, किस जगह पर किस वर्ण का प्रयोग करना है। जैसे अगर हम लिखेंगे प्रयोग, तो प्रयोग में कौन सा वर्ण कब प्रयोग होगा, तो यह हमें जानकारी किसके माध्यम से मिलेगी, व्याकरण के। अगर हमें ज्ञान प्रयोग हमें व्याकरण का ज्ञान है, अब तो हमारे शिक्षक ने हमें लिख दिया कि आप लिख दो रामनगर, है ना। हमारे शिक्षक ने कहा कि आप सतना लिखो, तो सतना लिखने के लिए तो हमें यह जानकारी होगी, पहले सा आएगा, सा वर्ण आएगा, फिर ता वर्ण आएगा और फिर बड़ा ना आएगा, है ना। ना वर्ग आएगा, ना में आ का मात्रा होगा। तो इस प्रकार जो है तो हम वर्णों पे विचार करके उसको लिख सकते हैं। शब्द विचार, जैसे राम बाजार जाता है, तो यह हमारे शब्द हैं। राम एक शब्द हो गया, बाजार शब्द हो गया। तो पहले किस शब्द का प्रयोग करना है, जब हमें यह जानकारी होगी, यह किसके माध्यम से जानकारी होगी, व्याकरण के माध्यम से जानकारी होगी। वाक्यों में विचार, एक वाक्य दे दिया गया है कि श्याम मुरली बजा रहा है, राम धनुष जो है धनुष लेके रावण को से युद्ध कर रहे हैं, तो यह हमारे पास शब्द हो गए। तो इन शब्दों को क्या हम, इन वाक्यों को हम उचित ढंग और सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आने वाले प्रत्येक बिंदु को सही सिखाया जाता है। तो इन बिंदुओं का हम कब और कैसे स्पष्ट रूप से प्रयोग कर सकते हैं, यह हमें जो है तो व्याकरण के माध्यम से ही सिखाया जाता है। ठीक है, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग में भी महारत हासिल करने में मदद करता है। कौन करता है, व्याकरण। यानी व्याकरण के माध्यम से ही हम अपनी बातों को मुहावरों के माध्यम से कह सकते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से भी कह सकते हैं। यानी इनका प्रयोग करना हमें कहाँ सिखाया जाता है, व्याकरण के माध्यम से हम इसको सीख सकते हैं। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो यहाँ पे हमने यह कह दिया कि अगर एक व्यक्ति से कार्य करता नहीं, बनता नहीं, और वह उसी कार्य को क्या दोषी बोल रहा है कि यह कार्य कैसा है ना, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी उस कार्य को करने का आइडिया हमें है नहीं और हम ही उस कार्य को दोषी बना रहे हैं। ठीक है, जैसे फिर क्या है कि चार चांद लगना, तो चार चांद लगना हमने इस मुहावरे के माध्यम से हमने क्या बोल दिया कि चार चांद लगना, अरे उसके घर में तो आज सजावट हो रही है, यानी चार चांद लग रहे हैं। इस प्रकार हम तो यह मुहावरे और लोकोक्तियों की अधजल घघरी छलकत जाए, यानी छोटा व्यक्ति बहुत इतराता है। तो इस प्रकार जो है तो हम लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग किसके माध्यम से करना सीख सकते हैं, व्याकरण के माध्यम से ही करना सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कि रचनात्मक लेखन में अभिव्यक्ति का आधार स्तंभ बनता है। कौन बनता है, व्याकरण। यानी अगर हमें रचनात्मक लेखन, यानी अगर हमें लेखन कौशल में महारत हासिल करनी है, यानी लेखन कौशल में जो है तो अपना विकास करना है, तो हमें किसकी जानकारी होना आवश्यक है, व्याकरण की। अगर हमें व्याकरण का सही एवं सटीक जानकारी होगी तो हम लेखन कौशल में भी महारत हासिल कर सकते हैं। यानी कब किस शब्द का, किस वर्ण का, किस वाक्य का प्रयोग करना है, यह हम व्याकरण के माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे व्याकरण शिक्षण की विधियां, यानी कौन से स्तर में, किस क्षेत्र में, कब और कौन सी व्याकरण पढ़ाई जानी चाहिए। तो बात करें अगर हम, तो प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की विधि, इस स्तर पर बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। यानी जो प्राथमिक स्तर होता है, प्राथमिक स्तर में बच्चा क्या होता हुआ है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल मार के। जैसे शिक्षक बोला कि आ
छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो ये क्या है? यह एक प्राथमिक स्तर होता है, यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। तो इसमें बालक क्या करता है कि अनुकरण के द्वारा सीखता है। जैसे शिक्षक के द्वारा शब्द बोला जाएगा, वर्ण बोला जाएगा, वाक्य बोला जाएगा, और बच्चा क्या करेगा, उसको उसी का अनुकरण करेगा। जैसे शिक्षक ने कहा कि आम, तो बच्चा भी आम बोलेगा। शिक्षक बोलेगा सेब, तो बच्चा भी सेब बोलेगा। तो इस प्रकार जो है तो बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक कक्षा में शब्द का शुद्ध उच्चारण करें, उनके लिंग वचन सही हो, अर्थात उनकी मातृभाषा भी हिंदी ही हो। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए कि जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, वह शब्द का सही उच्चारण करें। अगर शब्द आम लिखा है तो शिक्षक आम ही बोले, इसको आभ ना बोले। तो इस प्रकार जो है तो शिक्षक शब्द का सही उच्चारण करे और उनके लिंग वचन सही हों। जैसे आम क्या हो गया, एक नपुंसक लिंग हो गया। गधा क्या हो गया, गधा एक पुल्लिंग हो गया, है ना। बकरी एक क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। यानी उनके लिंगों का भी सही प्रयोग करें। और उनकी मातृभाषा कैसी होनी चाहिए, बाल अनुरूप, बाल केंद्रित होनी चाहिए। यानी अगर बच्चा हिंदी उसकी मातृभाषा है तो उसे हिंदी भाषा में ही ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अगर किसी भाषा की अंग्रेजी किसी बालक की अंग्रेजी मातृभाषा तो उसे अंग्रेजी भाषा में प्रदान करनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है तो प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की शिक्षा की जो महत्वपूर्ण यह एक विधि है। फिर क्या है कि प्राथमिक स्तर पर विधिवत व्याकरण शिक्षा न देकर शब्द वाक्य का शुद्ध उच्चारण और प्रयोग सिखाया जाना चाहिए। यानी प्राथमिक स्तर पर ऐसा नहीं है कि हमें बच्चों को ही जो प्राथमिक जो काखा गागा सीखने की उम्र में उनको व्याकरण ही सिखाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसका एक लेवल होता है, हमें जो फर्स्ट लेवल अपनाना है। यानी अब जब हम प्राथमिक स्तर के बच्चों को सिखाएंगे, उनको हिंदी भाषा का ज्ञान कराएंगे, तो उन्हें हम पूरा व्याकरण नहीं पढ़ाएंगे, केवल महत्वपूर्ण व्याकरण की जानकारी ही देंगे। जैसे प्राथमिक स्तर पर अगर हमें बच्चों को व्याकरण सिखाना है तो व्याकरण की पूरी शिक्षा न देकर उन्हें, बल्कि हम शुद्ध वाक्य बनाना, शुद्ध वाक्य बोलना और शुद्ध वाक्य लिखना ही सिखाएंगे। यानी उनको हम जो वाक्यों का, वर्णों का, शब्दों का सही प्रयोग, कब किस शब्द किस वर्ण का प्रयोग करना, यह हमें सिखाएंगे, है ना। जैसे बच्चों को अगर हमें सिखाना है कि आप जो है तो का से ज्ञान तक की जो वर्ण लिखिए, आ से आ तक के स्वर लिखिए, व्यंजन, ये सब हमें बच्चों को सिखाना। कहाँ सिखाना है, प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, चलिए फिर अगर हम बात करें माध्यमिक स्तर पर व्याकरण की शिक्षण विधि, यानी माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक में हमें बच्चों को व्याकरण में क्या पढ़ाना, तो इसको हम इस टॉपिक में जो है तो क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे कक्षा 2-3 की, अरे सॉरी, यहाँ पे कक्षा ये 2-3 है और माध्यमिक स्तर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कक्षा 2-3 के पश्चात की कक्षाओं में व्याकरण के नियमों की जानकारी ना देकर उदाहरण प्रसंगों द्वारा तथ्यों नियमों पर बातचीत की जाती है। यानी जो कक्षा 2-3 है, उन कक्षाओं के बाद जो आगे की कक्षाएं, उनमें वहाँ हम व्याकरण के नियमों की जानकारी डायरेक्ट ना देकर, जैसे अगर हमें बच्चों को संज्ञा पढ़ाना है, अलंकार पढ़ाना है, रस पढ़ाना है, सर्वनाम पढ़ाना है, तो हम उनको डायरेक्ट सर्वनाम नहीं पढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, उन संज्ञा सर्वनामों के उदाहरण के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से और उनके नियमों की बातचीत करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल पे समझिए, जैसे यहाँ पे क्या है कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, वह वहाँ सब्जियां खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बच्चों को दिया कि भाई राम बाजार जाता है, हमने एक उदाहरण दे दिया। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि बच्चों यहाँ पे राम क्या है, राम एक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा है, कौन है, राम है। और फिर राम बाजार जाता है, तो बाजार जाता है, वह सब्जी खरीदता है, तो वह क्या है, यह एक सर्वनाम है। क्योंकि सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाता है। बच्चों को हम समझाएंगे कि बच्चों राम एक संज्ञा है, कि संज्ञा क्या है, किसी भी स्थान, जाति,
है ना। वस्तु आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य एक जाति है ना। मनुष्य एक प्राणी है, उसका जो है तो एक नाम है, तो वह संज्ञा हो गया। और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम हो गया। तो वह क्या हो गया? यहाँ पे वह सब्जी खरीदता है तो वह क्या है? सर्वनाम। इस प्रकार बच्चों को हम उदाहरण और तथ्यों और प्रसंगों के माध्यम से बच्चों को व्याकरण सिखा सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं व्याकरण शिक्षण के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती है। तो व्याकरण शिक्षण अगर हम बच्चों को प्रदान करना है तो हमें कुछ निम्न विधियों का प्रयोग करेंगे। पहला क्या है? आगमन विधि। आगमन विधि क्या है? आगमन विधि व्याकरण शिक्षण हेतु सर्वोत्तम विधि है। बच्चों को उदाहरण के द्वारा सब सिखाया जाता है। तो आगमन विधि क्या है? आगमन विधि कैसी विधि है? एक उदाहरण विधि है। यानी आगमन विधि में हम बच्चों को क्या देते हैं? पहले उदाहरण देते हैं, फिर नियम सिखाते हैं। इससे क्या होता है? बच्चों को सीखने में आसानी होती है। उदाहरण कैसे? जैसे सीता गाना गाती है, तो यह क्या है? उदाहरण है। अब यहाँ पे हम उसको व्याकरण बताएंगे कि सीता क्या है? एक स्त्रीलिंग है। गाना गाती है तो वह क्रिया कर रही है ना। और यह किस काल का वाक्य है? यह वर्तमान काल का वाक्य है। इस प्रकार जो है तो हम बच्चों को व्याकरण के माध्यम से यानी उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे। फिर क्या? निगमन विधि। निगमन विधि आगमन की बिल्कुल विपरीत विधि है। इस विधि में परिभाषा और नियम बताकर ही बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं। तो निगमन विधि कैसी? निगमन यानी नियमन, यानी यह एक नियम विधि है। यानी अगर हमें बच्चों को सिखाना है तो हमें बच्चों को पहले नियम बताने होंगे, है ना। फिर क्या? उनको उदाहरण देंगे। तो पहले नियम, जैसे नियम हमने क्या बता दिया कि जो है तो संज्ञा किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने नियम बता दिया। अब हम उदाहरण देंगे कि सीता बाजार जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे कि सीता कौन है? तो इसमें बच्चे बताएंगे सीता संज्ञा है ना। कौन है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, इस प्रकार जो है तो हम बच्चों को नियम और उदाहरण दोनों के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। तीसरी विधि है खेल विधि। खेल विधि द्वारा व्याकरण शिक्षण, जैसे कि फ्लैश कार्ड, शब्द लड़ी, वाक्य पहेली, केवल स्त्रीलिंग वस्तुओं का चुनाव, केवल पुल्लिंग वस्तुओं का संग्रह करना आदि की सूची बनाना, यह एक रोचक व्याकरण शिक्षण विधि है। यानी हम आगमन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, निगमन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं और खेल विधि। तो खेल विधि के द्वारा बच्चों में अगर हमें व्याकरण से शिक्षण प्रदान करना है तो हमें इसके लिए क्या करना? फ्लैश कार्ड यानी कुछ कार्डों का प्रयोग करना है। शब्द लड़ियाँ, हमने शब्दों की कुछ लड़ियाँ बना दी। अब बच्चों को बोलेंगे कि बच्चों आप जो है तो इन शब्दों का सही प्रयोग करिए। जैसे हम अनार लिख दिए, अनार के 3 वर्ण लिख दिए, आ, बड़ा, ना, रा। अब हम बच्चों को बोलेंगे कि आप अनार का शुद्ध शब्द वाक्य बनाइए जोड़ के। तो बच्चे पहले आ लगाएंगे, फिर ना, फिर रा लगाएंगे, है ना। वस्तुओं का चुनाव, आप इसमें से जो है तो फलों के जो वस्तुएं, जो चीज़ें, उनको इकट्ठा करिए। तो फल के अलग हो गए, सब्जियों के अलग हो गए, है ना, और कुछ नाम अलग हो गए। इस प्रकार जो है तो हम बच्चों को खेल विधि के माध्यम से जो है तो व्याकरण का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, पुल्लिंग वस्तुओं के लिए कि हमें पुल्लिंग वस्तुएं अलग करना, स्त्रीलिंग के वस्तुएं अलग करना। हम जो है तो इस विधि के द्वारा भी बच्चों में व्याकरण के प्रति अच्छा ज्ञान वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या? संसर्ग विधि। यानी इस विधि के पक्षकार कहते हैं कि भाषा व्याकरण पर पूर्ण अधिकार रखने वाले व्यक्ति को लाकर बच्चों से बातचीत करवाई जाती है। संसर्ग विधि का मतलब होता है पक्षकार, यानी एक पक्षकार होता है। पक्षकार कौन होता है यहाँ पे समझते हैं। जैसे भाषा व्याकरण पर पूर्ण ज्ञान अधिकार, यानी मान लीजिए एक शिक्षक है, मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है, और मुझे हिंदी भाषा पे पूरा मुझे जानकारी, मतलब मुझे पूरी व्याकरण की जानकारी है। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे शिक्षक के द्वारा बुलाया जाएगा विद्यालय में कि आप आइए, हमारे बच्चों को व्याकरण से संबंधित कुछ ज्ञान जो जानकारी प्रदान करनी है। तो मैं जाऊँगा, मैं वहाँ पे किसका पक्षकार बन के जाऊँगा? व्याकरण का पक्षकार बन के जाऊँगा, और बच्चों को बताऊँगा कि बच्चों व्याकरण ही बहुत अच्छी है। व्याकरण के माध्यम से हम
जो है तो भाषा को अच्छा और स्पष्ट रूप से सीख सकते हैं, भाषा को हम सरल और सही तरीके से सीख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है तो हम वहाँ पे संसर्ग विधि का प्रयोग करके हम जो है तो बच्चों को व्याकरण के प्रति अच्छा रुझान पैदा कर सकते हैं। ठीक है। सहयोग विधि, पाठ्य पुस्तक के गद्य और काव्य पाठ पढ़ाते पढ़ाते उसी में व्याकरण के नियमों का इस प्रकार परिचय दिया जाए कि यह लगे ही नहीं कि व्याकरण पढ़ाई जा रही है। यानी सहयोग, यानी बच्चों शिक्षकों आपस में सहयोग के माध्यम से बच्चे जो है तो व्याकरण की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं कक्षा में, तो हम काव्यों, गद्यों, पद्यों के माध्यम से बच्चों में जो है तो व्याकरण की शिक्षा को धीरे धीरे जो है तो प्रवाहित कर सकते हैं, है ना। जैसे गद्य हो गया कि भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है तो इस वक्त यहाँ हुआ था, है ना। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत हमारा 15 अगस्त 1947 को। इस प्रकार जो है तो बच्चों को हम जो है तो व्याकरण से संबंधित भी कुछ ज्ञान अर्जित करा सकते हैं और उनको यह महसूस भी नहीं होगा कि यह व्याकरण पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्याकरण के 3 रूप हैं। हमने विधियां देख ली, हमने उसकी विशेषताएं देख ली, हमने व्याकरण के महत्व देख लिया, हमने व्याकरण के उद्देश्य देख लिया। अब हम देखेंगे व्याकरण के 3 रूप। ठीक है, चलिए। पहला रूप है औपचारिक व्याकरण। इसमें व्याकरण की पुस्तक होती है और विधिवत ढंग से क्रम पूर्वक व्याकरण के नियम, उपनियमों, उनके भेद तथा उपभेद का ज्ञान कराया जाता है। तो किसमें देख व्याकरण जो पहला व्याकरण का रूप है वह है औपचारिक व्याकरण। यानी इस व्याकरण में क्या होता है, इसमें एक व्याकरण की ही पूरी पुस्तक होती है। जिस तरह हमारे गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय की पुस्तक होती है, उसी प्रकार हमारे पास एक व्याकरण की भी पुस्तक होती है और उसमें व्याकरण से पूरे विधिवत ढंग से जो व्याकरण का पूरा नियम, उपनियम और उसके जो भेद, उपभेद जो होते हैं वह पूरे एक ढंग से बिल्कुल विस्तृत तरीके से जो है तो व्यवस्थित होते हैं, जिनको हम बच्चों में जो है तो उनका ज्ञान कराया जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, अनौपचारिक व्याकरण या व्यवहारिक व्याकरण। तो बच्चा भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखता है। ठीक है। विद्वानों का मत है कि व्याकरण का शिक्षण व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक रूप से ही करना चाहिए। यानी बच्चे क्या होते हैं, बच्चे जो है तो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। तो कुछ विद्वानों का भी यह मत है कि अगर हमें बच्चों में व्याकरण का ज्ञान कराना है तो हमें बच्चों में जो है व्यवहार और प्रयोगात्मक के रूप में ही बच्चों में ज्ञान कराया जाना चाहिए। ठीक है। लॉर्ड मैकाले क्या कहते हैं कि मनुष्य उसी भाषा का पूर्ण पंडित हो सकता है जिसे उसने पहले और उसका व्याकरण उसके बाद सीखा हो। यानी भाषा जो है तो जो लॉर्ड मैकाले हैं, लॉर्ड मैकाले यह कहते हैं कि मनुष्य उसी भाषा का पूर्ण ज्ञाता बन सकता है जिस भाषा को वह पहले सीखा हो और उसके बाद वह उसका व्याकरण जो है तो सीखा हो। यानी पहले जो व्यक्ति है वह पहले भाषा सीख ले, यानी हिंदी है तो पहले हिंदी सीख ले और फिर बाद में सीख ले। तो हम लोग क्या, पहले हम लोगों ने हिंदी सीखा है, फिर हिंदी के बाद अब हम व्याकरण सीख रहे हैं। तो इस प्रकार जो है तो भाषा में अच्छी पकड़ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे साथियों ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और हमने पढ़ लिया है कि हिंदी भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका है, व्याकरण के क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य है ना। और अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको। यह हमारे हिंदी पेडागोजी का भाग था और आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आया होगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। और जो साथियों हमारी पूरी जो पूरी MP टेट, C टेट, UP टेट, किसी पूरे भारत के जितने भी स्टेट है सभी स्टेट टेट और सेंट्रल टेट पूरी तैयारी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलेगी आसानी से और सरल भाषा में, शुद्ध भाषा में आपको जो है तो पूरी जानकारियां हमारे इससे मिलेगी। तो आप इसको में बने रहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।